देश में दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। दर्शक इस बात को समझें। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। यह आपको पता होना चाहिए। इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? किसी ने सही कहा है, इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सोए हुए हिंदुओं को जगाना। हजार वर्षों में इतनी बर्बादी झेलने के बाद भी भारत के हिंदू को दोस्त और दुश्मन नजर नहीं आते। गांधी, नेहरू और इनकी कांग्रेस ने पिछले लगभग 100 वर्षों में देश का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदू और सनातन का विरोध, मुसलमानों का तुष्टीकरण, देश का इस्लामीकरण किसी से नहीं छिपा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2011 में सोनिया गांधी की कठपुतली सरकार कम्युनल वायलेंस बिल का कानून लेके आई। ये कानून भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की दिशा में सोनिया गांधी की कांग्रेस का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। देश भर में होते विरोध को देखकर यह बिल कानून तो नहीं बन पाया, मगर गांधी, नेहरू और इनकी हिंदू विरोधी कांग्रेस की मानसिकता का एक बार फिर परिचय मिला। दूरदर्शन पे हुई एक डिबेट में अशोक श्रीवास्तव जी ने इस बिल के बारे में खुल के बात की, और क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। एक और बार कही जाती है, जॉर्ज सोरस को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई, जॉर्ज सोरस जो है वो कोई चौकी छुरी मार के नहीं निकला है। उसने बैंक नहीं लूटा है कि उसको जाओ और गिरफ्तार कर लो। वो क्रिमिनल उस तरह का नहीं है। देश में, दुनिया में एक आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। दर्शक इस बात को समझें। मोहम्मद यूनुस जो है वो आइडियोलॉजिकल वॉर, और जॉर्ज सोरस जो अमेरिकी डीप स्टेट है उसके वो पिट्ठू हैं। और वो कोई चाकू छुरी मार के नहीं निकले थे। उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जब वो बांग्लादेश पहुंचे, बांग्लादेश में उन्होंने टॉपल किया तो क्या किया? गुंडे बदमाशों को और स्टूडेंट के नाम पर जो है जिहादियों को आगे कर दिया। वहां की सरकार को टॉपल किया और अब वहां खुद बैठ गए, और बिना चुने हुए नेता। और अब वहां क्या हो रहा है? हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है रोज। ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, इस बात को समझिए। और आइडियोलॉजिकल वॉर जो है ये किसके खिलाफ है, इस बात को भी समझिए। और मैं आपको बताता हूं, लोग आज कहते हैं, आज मैं आपकी आंखें खोलता हूं, सुनिए, अजय वर्मा और बाकी सब लोगों की। लोग आज कहते हैं ना, लोग आज कहते हैं कि जॉर्ज सोरस आज इस देश में जो है सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। हां, क्योंकि उसको सरकार गिरानी है। लेकिन जॉर्ज सोरस, जब भारत के अंदर जॉर्ज सोरस के इशारों पर चलने वाली सरकार थी, तब जॉर्ज सोरस क्या कर रहा था यह भी जान लीजिए। यह आपको पता होना चाहिए। तब जॉर्ज सोरस क्या करता था जब भारत में यूपीए की सरकार थी। आपको कुछ तथ्य मैं जल्दी से बता देता हूं। भारत के अंदर साल 2011 में कम्युनल वायलेंस बिल नाम का एक कानून ड्राफ्ट किया गया था। और आज मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं, इस बिल को जिन्होंने ड्राफ्ट किया उसमें 32 लोग थे, और वो 32 लोग चुने हुए नेता नहीं थे। वो 32 लोग जॉर्ज सोरस के पिट्ठू थे, जिन्होंने कम्युनल वायलेंस बिल को ड्राफ्ट किया था, जो सोनिया गांधी की जो एक कुंडली थी, उनकी जो मंडली थी, उस मंडली ने ड्राफ्ट किया था कम्युनल वायलेंस बिल। और जानते हैं उस कम्युनल वायलेंस बिल में क्या था? उस कम्युनल वायलेंस बिल में यह था कि जो भी दंगा भारत में होगा उसके लिए हिंदू दोषी माने जाएंगे। अगर किसी हिंदू महिला का बलात्कार होता है तो फिर उसको बलात्कार नहीं माना जाएगा। अगर किसी मुस्लिम महिला का बलात्कार होता है तो वो जो है हिंदू उसके लिए दोषी माना जाएगा। उस बिल में यह था कि अगर कोई दंगा होता है तो जो है मुसलमानों की बात जो है सिर्फ मुस्लिम जज सुनेगा, हिंदू जज सुन भी नहीं सकता। उस प्रस्तावित कानून में यह था कि अगर दंगा होता है और अगर एक मुसलमान कह देता है कि फलाना हिंदू दोषी है, तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर होगी और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और उस हिंदू को साबित करना है कि वो निर्दोष था। कानून साबित नहीं करेगा, उसको साबित करना कि वो निर्दोष था। तुरंत जो है वहां पर न्याय होगा, और न्याय क्या होगा? हिंदू को उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और मुसलमान जो है उसको माना नहीं जाएगा। ये कम्युनल वायलेंस बिल 2011 में बना था। और इस बिल के पीछे दिमाग जानते हैं किसका है?
इस बिल के पीछे उन 32 लोगों का दिमाग था जो जॉर्ज सोरोस के थे। सोनिया गांधी टॉप पे थी और इस बिल बनाने वालों में हर्ष मंदार शामिल था। और वह हर्ष मंदार कौन है? वो जॉर्ज सोरोस का आदमी है। ये वही हर्ष मंदार है दिल्ली के अंदर जिसके जो चिल्ड्रंस होम थे उस पर छापा पड़ा था, उसमें छोटे छोटे बच्चों का कन्वर्जन हो रहा था। आज भी वो केस चल रहा है। ये था जॉर्ज सोरोस का पूरा। और इसीलिए इस जॉर्ज सोरोस के इशारे पर राहुल गांधी कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, संसद के अंदर कहते हैं हिंदू हिंसक होता है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने उसने पटकथा लिख दी थी जिस पर दस्तखत सोनिया गांधी के थे, जिस पर दस्तखत डॉक्टर मनमोहन सिंह के थे। और सुनना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के दस्तखत क्यों थे? मेरे हाथ में एक तस्वीर है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी की तस्वीर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी ओपन सोसाइटी के पेरोल पर थी। समझिए किसने रची थी साजिश? वो तो भला वो कानून पारित नहीं हो पाया क्योंकि देश में विरोध हुआ, वरना हिंदुओं को इस देश में कोई उंगली उठाता हिंदुओं को जेल में भेज दिया था, तुम दंगाई हो। ये जॉर्ज सोरोस के इशारे पर क्या क्या हो रहा था, ये तब से हो रहा था। और कश्मीर को लेकर मैं बता चुका हूं, सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी थी। पहली बात, आपने बिल्कुल बड़ा वैलिड सवाल उठाया कि अगर देश के दुश्मन भरे पड़े एक्शन क्यों नहीं हो रहा। बड़ा वैलिड सवाल है। पर क्या प्रेम जी और अजय जी और देश के लोग जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग का तरीका क्या होता है? वो लगातार जो एनजीओज हैं उनको फंडिंग करता है और वो एनजीओज जो हैं देश में इस तरह की गतिविधियां करते हैं। क्या आपको मालूम है कि 2014 से लेकर 2024 तक इस देश में कम से कम ये मैं डेटा ऐसी बता रहा हूं क्योंकि मेरे पास 2019 का डेटा है। जब मैंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू किया था उसमें प्रधानमंत्री ने खुद बताया था, उस वक्त जो है 2019 के अंदर देश की करीब 40,000 संस्थाएं, एनजीओज जो विदेशों से पैसा लेती थी और विदेशों से पैसा लेकर हिसाब नहीं देती थी, ये तक सरकार को बताती नहीं थी कि पैसा कहां से आया और क्यों खर्च किया, किस पर खर्च किया, ऐसी तमाम संस्थाओं की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी गई है। और इसमें कई नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं के बच्चे बच्चियों की भी संस्थाएं हैं। और आप देखते हैं ना, बड़ा जो हल्ला होता है जब किसी संस्था के ऊपर जब पर कतरे जाते हैं तो फिर होता है कि इस देश में जो है वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। आप विदेशों से पैसा लेंगे, दुनिया भर से पैसा लेंगे और भारत में उसको कहां खर्च करेंगे बताएंगे नहीं। और जब आपकी फॉरेन फंडिंग बंद कर दी जाएगी तो कहेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा है। जैसे आज अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला हो रहा था, उसके विरोध में जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने जो फिल्म थी, एक फिल्म थी, उसके ऊपर पत्थर बरसाए। तो पत्थर बरसा के आप कहते हैं कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, हम तो पत्थर मारेंगे। और प्रेम जी, आपने कहा कि मैं एक विचारधारा, बिल्कुल मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और मेरी विचारधारा है भारत देश। मेरी विचारधारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी नहीं है। मैं बिल्कुल आज साथ हूं। आज चाहे कांग्रेस विरोध करे या बीजेपी विरोध करे, मैं कहता हूं अगर आज हाथरस का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी गए तो मैं उसका स्वागत करता हूं। किसी भी व्यक्ति का दर्द जानने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, अगर उसके साथ इंसाफ भी है, बहुत अच्छी बात है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम यह कहता है कि इस देश में सरदारों को, सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, और उसके बाद एक आतंकवादी पन्नू कहता है राहुल गांधी ने हमारी मन की बात पूरी कर दी, राहुल गांधी ने वही कहा जो हम कह रहे हैं, तो मैं उस विचारधारा के खिलाफ हूं। अगर राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर में कत्लेआम हो रहा है और पाकिस्तान कहता है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, हम भी यही कह रहे हैं, तो मैं राहुल गांधी और कांग्रेस की उस विचारधारा के खिलाफ हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करती है। जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। राहुल गांधी जब उन नेताओं के साथ खड़े होकर कहते हैं यह अभिव्यक्ति की आजादी है, तो अशोक श्रीवास्तव उसे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मानता, मैं उसे देश तोड़ने की बात मानता हूं और मैं उसके खिलाफ हूं। तो अशोक श्रीवास्तव की एक विचारधारा है कि भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पंजाब भारत का हिस्सा है, किसी माई के लाल में दम नहीं है कि पंजाब को भारत से अलग कर ले, किसी माई के लाल में दम नहीं है कश्मीर को भारत से अलग कर ले। लेकिन जब एक पार्टी कश्मीर को तोड़ने वाले और पाकिस्तान से के इशारे पर खालिस्तान बनाने वालों का समर्थन करती है, तो अशोक श्रीवास्तव वैचारिक रूप से उसका विरोध करेगा, बार बार करेगा। उसके लिए आप चाहे तो मुझे निशाना बना सकते हैं, आप चाहे तो मुझे मूर्ख कह सकते हैं, आप चाहे तो मुझ पर राजनीतिक हमले कर सकते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए देश है, देश सबसे पहले है।